दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो है जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, 20 के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट वगैरह आ रहे थे, इसलिए जो है हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, चूँकि 20 के हैं, ठीक है, कई लोगों के पास जो है 20 वगैरह उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो है कमेंट किया था कि जो है वीडियो बनाइए जूलॉजी के 20 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर सहित। ओके, तो आपको जो है वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना है। और यदि जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फर्स्ट सेकंड पेपर, तो हमारे चैनल पे जो है ऑलरेडी अपलोड हैं। ओके, जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी पेपर उपलब्ध हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पे नए ज्वाइन किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फिलहाल ला लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि ये है जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। ओके, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर के आईएमपी क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 के ही क्वेश्चन हम यहाँ पर बताने वाले हैं आंसर सहित, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कि क्रोमोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है। तो क्रोमोसोम का मुख्य कार्य क्या है ऑब्जेक्टिव, तो इसका सही आंसर आ जाएगा माता पिता से संतानों में लक्षणों को वंशागत करना। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है गुणसूत्रों की संख्या किसी प्रजाति में, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो इसका ऑप्शन सही है स्थिर रहता है। ऑप्शन इसका सही आ जाएगा स्थिर रहता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या किसी प्रजाति में जो है स्थिर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है केवल ऊसाइट में। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि जो है काफ़ी लोगों के पास जो है 20 वगैरह नहीं होती, तो उनको पढ़ने में दिक्कत जाती है, इसलिए हमने जो है ये वीडियो लाया है। नहीं तो काफ़ी लोग फिर कमेंट करेंगे कि जो है ये तो हम पुस्तक से भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो जिन लोगों के लिए नहीं है उन्हीं के लिए जो है ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज की थी, तो इसकी खोज किसने की थी, बाल्बियानी ने की थी। ठीक है, याद रखना है, खोज से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि पॉलीटीन की खोज किसने की, गुणसूत्र की खोज वगैरह किसने की, तो ये पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज बाल्बियानी ने की थी। ऑप्शन बाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक जाति के जंतुओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है, यानी कि एक जाति के जंतुओं में क्रोमोसोम की संख्या एक ही होती है, भले ही कौन सी क्रोमोसोम की संख्या एक ही होती है। ठीक है, यानी कि सभी जाति के जंतुओं में, एक ही जाति के जंतु में। ठीक है, अलग अलग जाति के जंतु में जो है अलग अलग होती है। छठवां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसी प्राणी के शारीरिक लक्षण होते हैं, तो किसी प्राणी के शारीरिक लक्षण जो है फिनोटाइप प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सही आंसर है इसका। और यहाँ पर सातवां आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न निम्नलिखित में से आरएनए में एक अनुपस्थित होता है, तो आरएनए में क्या अनुपस्थित होता है इसको आप, तो आरएनए में अनुपस्थित होता है थाइमीन। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा यानी कि थाइमीन आरएनए में अनुपस्थित होता है। नहीं तो यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन ये सभी पाए जाते हैं, थाइमीन जो है डीएनए में पाया जाता है। ओके, याद रखना है, और इसमें थाइमीन नहीं पाया जाता, इसका तो सही आंसर हो जाएगा नंबर के निम्नलिखित में आरएनए में एक अनुपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाइमीन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सही आंसर इसका। और यहाँ पर अब आ जाते हैं हम 8वें प्रश्न पे। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां प्रश्न आ जाता है क्या डीएनए अणु बना होता है, तो डीएनए क्या का बना होता है आपको पूछ सकता है। तो डीएनए बना होता है यहाँ पर पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड, पिरिमिडिन तथा प्यूरिन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड, पिरिमिडिन तथा प्यूरिन। ठीक है, अब डीएनए के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो ये सब आपको बन जाएंगे आराम से। ठीक है, यहाँ 9वां प्रश्न आता है डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया था। डबल हेलिक्स जो डीएनए मॉडल है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बाई इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पे चले जाएं और वहाँ से आप आईएमपी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बता दिया गया है, सभी यानी कि
फर्स्ट सेकंड सभी पेपर के। डीएनए के प्यूरिन्स हैं, तो डीएनए के प्यूरिन्स क्या होते हैं? ग्वानिन तथा एडेनिन होते हैं, ठीक है। ग्वानिन तथा एडेनिन, ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, डीएनए आरएनए से किस बात में भिन्न है? डीएनए आरएनए किस बात पे भिन्न है? तो यहाँ पर भिन्न जो है डीएनए आरएनए से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका सही आंसर है शर्करा एवं पिरामिडिन की प्रकृति से जो है डीएनए आरएनए से भिन्न है, ठीक है। कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अधिकतर। और यहाँ पर 12वें नंबर पर आता है, निम्नलिखित में से किसके बहुलक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं? तो किसके बहुलक जो है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। 7 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स के जो बहुलक हैं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला जो आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि डीएनए की प्यूरिन्स प्रदर्शित की जाती है, यानी कि डीएनए की प्यूरिन्स प्रदर्शित की जाती है तो ग्वानिन एडेनिन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। 7 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सा करेक्ट आंसर, ग्वानिन एवं एडेनिन द्वारा प्रदर्शित की जाती है डीएनए की प्यूरिन। और यहाँ 14 नंबर का प्रश्न है, आनुवांशिकी सूचनाओं के बहाव को क्रिक द्वारा किस रूप में प्रस्तुत किया गया? तो आनुवांशिक सूचना के बहाव को क्रिक द्वारा किस रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है क्या? ऑप्शन बा, एक दिशीय, ठीक है। एक दिशीय रूप में प्रस्तुत किया गया। आनुवांशिक सूचनाओं के बहाव को क्रिक द्वारा एक दिशीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है 15 नंबर का कि डीएनए की वह छोटे से छोटा भाग जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण संबंधी सूचना निहित होती है कहलाता है? तो ये कहलाता है सिस्टान, ठीक है। सिस्टान किसे कहते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था सिस्टान। और यहाँ 16 नंबर का प्रश्न है, स्लिप्ड जीन पाए जाते हैं? तो स्लिप्ड जीन कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि न्यूक्लियोसोम का कोर अणु है? न्यूक्लियोसोम का कोर अणु है आक्टामर, ठीक है। आक्टामर जो है न्यूक्लियोसोम का कोर अणु है। और 18वें प्रश्न की बात करें तो घुलनशील आरएनए कहलाता है? तो घुलनशील आरएनए टीआरएनए कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घुलनशील आरएनए टीआरएनए को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। 10वां भी इम्पोर्टेंट है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन, ठीक है। और अनुलेखन किसे कहते हैं? ये वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको रटकर चले जाना है, ठीक है। कि अनुलेखन क्या है, टिप्पणी लिखिए, ये वाले क्वेश्चन। और हमने कराया, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 नंबर का जेनेटिक्स में अध्ययन होता है? तो जेनेटिक्स में अध्ययन होता है अनुवांशिकी तथा परिवर्तन का। अनुवांशिकी तथा परिवर्तन का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स में अध्ययन होता है तो जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन हम क्या करते हैं? अनुवांशिकी तथा परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हमारा 21 नंबर का प्रश्न फिनोकॉपी में। तो फिनोकॉपी में क्या जीनोटाइप भिन्न होते हैं? जीनोटाइप भिन्न होते हैं, आपको याद रखना है अच्छे से। जीनोटाइप भिन्न होते हैं, यहाँ पे आप मिस्टेक वगैरह कर सकते हैं। जीनोटाइप एक होते हैं, फिनोटाइप भिन्न होते हैं, तो आपको मिस्टेक वगैरह नहीं करना है, आपको जीनोटाइप भिन्न होते हैं। ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है 22 नंबर का प्रश्न, क्या है? केंद्रीय छिद्र सम्मिश्रण का भाग है। केंद्रीय छिद्र सम्मिश्रण का भाग कौन सा है? उपरोक्त सभी स्कफोल्ड और बास्केट ट्रांसपोर्ट, ये सभी जो है केंद्रीय छिद्र सम्मिश्रण के भाग हैं, ठीक है। 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक क्रोमोसोम पर 2 जीन्स के मध्य दूरी अधिक होने पर क्या होता है? लिंकेज का बल कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, पूर्ण लिंकेज पाया जाता है? तो पूर्ण लिंकेज कहाँ पाया जाता है? नर ड्रोसोफिला में। नर ड्रोसोफिला में जो है पूर्ण लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न आता है, क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा यदि? क्रॉसिंग ओवर कब अधिक होता है? जब लिंक्ड जीन एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, जब जो है क्रॉसिंग ओवर अधिक होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आपको याद कर लेना है। लिंक्ड जीन एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं जब जो है क्रॉसिंग ओवर अधिक बनता है।
26 नंबर का है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है क्या, एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसमें उत्पन्न बच्चे होंगे, वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रियां होंगी। ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न अनुवांशिकी लक्षण है, अनुवांशिकी के लक्षण है रंग अंधापन, ऑप्शन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी के लक्षण अगर रंग अंधापन हो जाता है तो अनुवांशिकी लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, तो प्लाइडी नामक गुणसूत्र में जो है संरचनात्मक परिवर्तन नहीं पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है क्या, 29 नंबर का जन्म कोशिकाओं में म्यूटेशन केवल जीव के दूसरे वंशज के सदस्यों को देखा जा सकता है। ठीक है। 30 नंबर का म्यूटेशन से कम परिवर्तन होता है, बहुत ही कम परिवर्तन होते हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूटेशन से जो है कम परिवर्तन भी होता है, बड़े परिवर्तन भी होता है, बहुत ही कम परिवर्तन भी होता है, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर IMP ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, व्यक्ति जिसने म्यूटेशन के लिए एक्स रेंज का उपयोग किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलर ने जो है म्यूटेशन के लिए एक्स रेंज का उपयोग किया था, तो मूलर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, म्यूटेशन जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है कहलाता है लीथल, यानी कि म्यूटेशन जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है उसे लीथल कहते हैं, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है, तो जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है DNA में, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। ठीक है, कि जेनेटिक म्यूटेशन कहाँ पाया जाता है, तो DNA में पाया जाता है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पर फिर से आ जाता है म्यूटेशन, इस प्रकार आपको म्यूटेशन लिखकर आ जाएगा, तो अधिक लाभदायक होता है या संदेह लाभदायक होता है, बहुत ही कम लाभदायक होता है, संदेह हानिकारक होता है, तो इसका म्यूटेशन जो है बहुत ही कम लाभदायक होता है, 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यूटेशन कम लाभदायक होता है, बहुत ही कम। ठीक है। और यहाँ पर 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, मानव के लिए कौन सी जीन थेरेपी को मान्यता प्राप्त है, तो मानव के लिए जो है सोमेटिक कोसा जीन थेरेपी, यानी कि सोमेटिक कोसा जीन थेरेपी मानव के लिए जो है मान्य प्राप्त है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। ठीक है। और अभी तक कि जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, DNA अंगुली छापन में DNA की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, 1 नैनोग्राम की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, हत्यारों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, तो हत्यारों को जो है DNA फिंगरप्रिंट की सहायता से पहचाना जा सकता है। ठीक है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, DNA RNA, इसके बारे में अंतर चित्र सहित आपको अच्छे तरीके से पढ़कर चले जाना है। वेरी IMP प्रश्न है ये, इनमें से प्रश्न अक्सर बनते हैं हर साल। ठीक है। यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न आता है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है 35 होती है, वेरी IMP जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 35 होती है, ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। 39 नंबर का प्रश्न, मंगोलियन या डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 37 होती है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि मंगोलियन या डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 37 होती है। 40 नंबर का यहाँ प्रश्न आ जाता है, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है, तो डाउन सिंड्रोम जो है ऑटोसोमल प्रकार की बीमारी है, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न आ जाता, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पिता A रुधिर वर्ग और माता B रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा वर्ग संभव है, तो इसमें जो है चारों वर्ग जो है संभव है। ठीक है। कोई भी वर्ग का जो है बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है। यहाँ 42 नंबर का प्रश्न आ जाता है, गार्ड काट में DNA के छोर, तो इसका सही आंसर है कोहेसिव होते हैं, है ना। स्टेक गार्ड काट में DNA के छोर किस प्रकार होते हैं, तो कोहेसिव होते हैं, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो है 43 नंबर का प्रश्न आ जाता है, चूँकि IMP है, PBR 322 क्या है, PBR 322 क्या है, तो एक प्रकार का वेक्टर है। ठीक है। PBR 322 एक प्रकार का वेक्टर है, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न, जीन की सिंथेसिस होती है, जीन की सिंथेसिस क्या होती है, तीनों से,
यानी फास्फोडाइस्टर विधि और फास्फोट्राइस्टर विधि और फास्फाइट्राइस्टर विधि, यानी तीनों प्रकार की इससे जो है जीन की सिंथेसिस होती है, जीन की सिंथेसिस होती है। और बॉटनी जूलॉजी में इतने कठिन वर्ड रहते हैं कि बोलना भी जबान ही नहीं फिसलती। यहाँ 45 नंबर का प्रश्न आ जाता है, पीसीआर में निम्न की आवश्यकता होती है। तो पीसीआर में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्राइमर, टेक पॉलीमरेज और वांछित डीएनए। प्राइमर और टेक पॉलीमरेज, वांछित डीएनए सभी की आवश्यकता होती है पीसीआर में। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन दा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रोपोरेशन में कोसा को अति उच्च वोल्टेज से कितने समय के लिए प्रभावित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ मिली सेकेंड के लिए, यानी कुछ मिली सेकेंड के लिए यह उच्च वोल्ट से प्रभावित किया जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन में कोसा को। ठीक है, 47 नंबर का प्रश्न है, पीसीआर में निम्न की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न फिर से आ गया। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आता है, प्राइमर, टेक पॉलीमरेज और वांछित डीएनए। और 48 नंबर का प्रश्न आ जाता है हमारा, डीएनए से संकरण कराया जाता है, यानी कि डीएनए संकरण कराया जाता है सर्दन ब्लॉटिंग में। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, सर्दन ब्लॉटिंग क्या है, इसके बारे में आपको जो है पढ़ के चले जाना है। तो संकरण कराया जाता है डीएनए से सर्दन ब्लॉटिंग में। ठीक है, यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है 49 नंबर का, स्टेगार्ड काट में डीएनए के छोर तो कोहेसिव होते हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ए बी रुधिर वर्ग के रोगी को किस वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दे सकते हैं? तो किस वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है क्या? ए बी ओ, यानी उपरोक्त सभी वर्ग के व्यक्ति का रक्त दे सकते हैं। ठीक है, 51 नंबर का प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होते हैं? तो ओ रक्त, यानी कि रुधिर वर्ग के व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न, PBr 332 क्या है? तो ये प्रश्न 2 बार यानी कि रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर चूँकि वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न, जीन की सिंथेसिस होती है। ये प्रश्न भी फिर से रिपीट हो गया है भाई। फास्फोडाइस्टर विधि, फास्फोट्राइस्टर विधि, फास्फाइट्राइस्टर विधि, यानी उपरोक्त तीनों से जो है जीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है? पीसीआर में निम्न की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हुआ है। तो उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है, प्राइमर, वांछित डीएनए और टेक पॉलीमरेज की। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो कीजिए सब्सक्राइब। और किस विषय पर अगला वीडियो लाना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, और लाइक करना तो ना भूलेगा। और दोस्तों, ये प्रश्न लाने के मेन उद्देश्य थे कि जिसके पास 20 वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक है, चूँकि ऑब्जेक्टिव हर एक ऑब्जेक्टिव जो है 1-1 अंक के रहते हैं, और 1-1 अंक जो है काफ़ी मायने रखते हैं। तो ये थे, यानी कि ये थे जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के आईएमपी ना कहें, लेकिन 20 के इम्पोर्टेंट ही जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।